हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ हमारे सब्जेक्ट कोड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो कि अभी एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली मार्च 2023 में, राइट। तो आज मैं आपको इसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फेस्ड बाय ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म फेस, राइट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हाई इलास्टिसिटी होती है प्राइस राइज पर जब प्राइस बढ़ते हैं, बट लेस इलास्टिसिटी देखी जाती है जब प्राइस कट होते हैं। तो मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि जो आपको पता होगा, पॉल स्विजी ने हमें किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। तो उसी की बात यहाँ पर हम करेंगे। जितनी भी फर्म्स होती है ना, उनके पास 2 मार्केट डिमांड कर्व होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। अगर हाई प्राइस होता है तो फर्म फेस करता है रिलेटिवली इलास्टिसिटिक मार्केट कर्व हाई, ठीक है, रिलेटिवली हाई होती है। और अगर प्राइस कम है तो फर्म फेस करता है रिलेटिवली इन इलास्टिक मार्केट डिमांड कर्व, मतलब लेस इलास्टिसिटी होती है। तो जो 2 डिमांड कर्व होते हैं, जब वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच एज आप उसे पॉइंट सी बोल सकते हो, तो उसे वहाँ पर एक किंक बन जाता है। और उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी भी बोलते हैं, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई फर्म इन ओलिगोपॉलिस्टिक कंपटीशन, कोई भी फर्म अगर अपने प्राइस को रेज करता है तो कोई दूसरी फर्म अपने प्राइसेस रेज नहीं करती। तब क्या होता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट जिसने प्राइस बढ़ाए हैं जब वो बेच रहा होता है तो उसका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। और जो कस्टमर होता है जहाँ पर कम प्राइस पे मिल रहा था, जिन्होंने प्राइस बढ़ाए ही नहीं, वो उनसे सामान लेना शुरू कर देते हैं, राइट। इसी वजह से जो यहाँ पर इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है जब प्राइस राइज होता है। लेकिन जब प्राइस कट की बात आती है, मतलब प्राइस कम, पता क्या होता है कि जैसे आपने प्राइस कम किए तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, प्राइस को कम कर देगी, क्योंकि वो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है। अब उसे पता चला कि आपने प्राइस कम किया है तो उसने कहा मैं क्यों हाई रखूँ, मैं भी कम करूँगा, मुझे भी तो कस्टमर चाहिए, मुझे भी तो अपना प्रॉफिट बनाना है। तो ऐसे टाइम पर जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, प्रॉफिट भी कम ही मिलता है इन लोगों को फिर, ठीक है। और यहाँ पर लेस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, यानी कि इन इलास्टिक मार्केट हो जाती है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द नोशन ऑफ कस्टमर सरप्लस। अब कस्टमर सरप्लस, कस्टमर बेनिफिट, तो यहाँ पर आपने देखा होगा चारों स्टेटमेंट में ये बोला है कि डिफरेंट बिटवीन व्हाट द कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज एंड अमाउंट दे एक्चुअली पे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी दे एक्चुअली बाय, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन what consumer willing to plan to buy given quantity of good and servicing and quality they actually buy। अगला है द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड एडिशन टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज द कस्टमर एक्चुअली बाय। अब इसके अंदर कोई भी डेफिनेशन आपको ऐसी लगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कि वो ठीक है? नहीं। अब कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर एक ऐसे डिफरेंस होता है कि जो कस्टमर है वो उस गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए पैसा पे करने को रेडी है, विलिंग है। और वो लेकिन वो जो एक्चुअल प्राइस पे कर रहा है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बस इसके अंदर यही डिफरेंस होता है। उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। सॉरी, मैं बार बार कस्टमर बोल रही हूँ, बट बात वही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन दी गई है फॉर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जैसे कहा गया है कि जो QD है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 30 - 3P है,
और क्यू एस इक्वल्स टू 20 प्लस 2p, राइट। तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम डिमांड निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड किया है। तो इसमें कहते हैं कि मतलब हमने दोनों इक्वेशंस को LHS और RHS में रख कर देखना है। उसके बाद हमने p की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ 2। प्राइस क्या आया? 2। अब दो p की जो p है उस प्राइस को हम इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे, ठीक है। हमने जैसे ही पुट डाउन किया तो हमने क्या देखा कि LHS इक्वल आ गया RHS से, तो हमारा जो आंसर बना दैट इज़ 24 बना, राइट। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑनर एंड डिज़ायर इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? क्या इसे हेनरी फ्योल ने कहा था? नहीं, हेनरी फ्योल ने तो नहीं कहा था, ठीक है। इसको हमें इसने कहा था, इसे कहा था मिल्टन फ्रीडमैन ने, ना ही पीटर एफ ड्रकर ने कहा, ना ही लॉर्ड कैडबरी ने कहा। ये हम इनके बारे में हमने पढ़ा ज़रूर है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई भी डेफिनेशन हेनरी फ्योल या फिर पीटर ड्रकर या लॉर्ड कैडबरी के द्वारा नहीं दी गई थी। ये किसने दी थी? फ्रीडमैन ने दी थी, राइट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इन्होंने क्या बोला है? नॉट भी इंक्लूडेड नहीं होता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, ठीक है। अब एडवांसमेंट है, वो तो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का पार्ट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में? एडवांसमेंट चाहिए, ठीक है। दूसरा है जॉब चैलेंज, ये भी हम किस में चाहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। सेल्फ इमेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पार्ट है, बट जो स्टेटस है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नहीं, हमारे एस्टीम नीड का पार्ट होता है, राइट। किसका पार्ट होता है? एस्टीम नीड का। अगला क्वेश्चन है हमारा which one of the following is not a job related performance data to identify the performance of an individual। अब परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या नहीं है? अब आपने देखा लेट डिलीवरीज, मतलब सामान की डिलीवरी लेट हो रही है, ये भी हमारे परफॉर्मेंस पे फ़र्क डालेगा, ये भी डेटा का पार्ट बन सकता है। अगला है ग्रीवेंसेस, हमारे दुख दर्द एम्प्लॉयज़ की, वो भी हमारे उसमें आता है। अब एब्सेंटेज कि कितना टर्नओवर जा रहा है ना, एब्सेंटेज टर्नओवर कितना है, तो ये भी हमारी परफॉर्मेंस का पार्ट बनता है कि कितनी छुट्टियां करी, ये सब। अब जो बचा एटीट्यूड सर्वे, एटीट्यूड सर्वे हमारा जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा का पार्ट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है हमारा? एटीट्यूड सर्वे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस बिहेवियर हेल्थ जब स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हाई। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती परफॉर्मेंस को, बिहेवियर को और हेल्थ को, ठीक है। अब नर्वसनेस है, हमारी परफॉर्मेंस पे फ़र्क डलता है नर्वसनेस का। अब हमारा एग्जॉशन है, हम जल्दी थक जाते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। पुअर परफॉर्मेंस, ये भी हमारे परफॉर्मेंस पे, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी से काम नहीं करेंगे, तो इसका भी हमारे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप मतलब आप फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम, क्या इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट आपको दिख रहा है हेल्थ पे या कुछ भी परफॉर्मेंस पे? आई डोंट थिंक सो। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर यही होगा, फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड। नॉट का स्पेशली ध्यान रखना है, उन्होंने पूछा क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। अब डेल्फी टेक्निक में आपको पता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं से मतलब डिसीज़न लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पर कोई मैथमेटिकल चीज़ों का यूज़ ना हो, राइट, जहाँ कोई कैलकुलेशन का यूज़ ना हो रहा हो। वी आर ओनली लुकिंग फॉर क्वालिटीज़, राइट। हम उसमें क्वालिटी देखते हैं, तो डेल्फी टेक्निक तो नहीं आएगा। अगला है हमारा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ये भी रिलेट होता है जस्ट लाइक हमारा डेल्फी टेक्निक था, ये भी हमारा क्वालिटेटिव टेक्निक है। अगला है हमारा ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? आइडियाज़ का तूफान, राइट।
अब इसके अंदर कौन सी कैलकुलेशन है? कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है। जो आपके मन में आइडिया आया, आपने आगे बताया कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना लग रही है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। मार्कोव एनालिसिस ये इसका आंसर है, क्योंकि ये हमारी क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ठीक है। इसमें हम फ्यूचर ट्रेंड मतलब ट्रेंड को देखते हुए ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन का टाइप आ गया एक टाइप से, तो यहाँ पे क्वांटिफाई हो रहा है, चीज़ों को करना पड़ रहा है, इसीलिए ये हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक नहीं है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। अब जॉइंट एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्सा ज़रूर होगा। अगला है हमारा कॉन्टीन्यूस रिव्यू विद वन और मोर फॉर्मल रिव्यू इन ईयर। ऑब्वियस सी बात है, अब हर साल आपके रिव्यूज़ होते हैं, राइट। जो रिव्यूज़ होते हैं मतलब आपकी परफॉर्मेंस पे दिए जाते हैं, तो ये भी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। डजेंट हैव अ डायरेक्ट लिंक टू रिवॉर्ड। क्या हमारा डायरेक्ट लिंक होता है रिवॉर्ड से? हमें क्या पता क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या पता फाइनेंशियल हो, क्या पता नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो, हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता हमारी परफॉर्मेंस से, तो ये भी हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक है। अब ओन्ड बाय ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, खरीद लिया है क्या? खरीदने की बात थोड़ी ना है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट थोड़ी ना है, इट इज़ रिलेटेड टू HRM, ठीक है, उनका उनका पार्ट है। HRD इट्स अ अलग टॉपिक और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉपिंग मैकेनिज्म इफ़ द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर। आपने रेजिस्टेंस चेंज सुने होंगे, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, है ना, ये सब। तो इसमें क्या होता है, अब जो एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम टॉप, नहीं ये तो नहीं होगा, इसमें कौन सा फियर ऑफ लॉस आ गया ऑफ पावर। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट, इसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी लॉस का सीन नहीं है कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या हमें लॉस हो जाएगी पावर, नहीं। अब रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन, रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन नहीं होता, रोल रीडेफिनेशन और रीओरिएंटेशन होता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये हमारा दूसरी बार ये रिपीट हुआ है इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर जब जून 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, वो वाला एग्ज़ाम होता सितंबर में, तो उसमें भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला था। 2021 में भी कुछ ऐसा सही मिला था, उसमें शायद ये मैच द फॉलोइंग में समथिंग में आया था। तो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कीजिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आइए जो अपकमिंग जून में आने वाला है। और बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।